अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, आज हम लेकर आ गए हैं आपकी फेवरेट से सवार नॉवेल मेरा बख्त है तू की लास्ट एपिसोड। जी, ये नावल भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसको आपके लिए तहरीर किया अना इलियास ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। सफा समझ रही थी कि अबूजर का शौक चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। इस बार उसका ये ख्याल गलत साबित हुआ। उन्हें महीना हो चुका था यूं रहते। वो जिस कदर उससे कतराने की कोशिश करती, वो उसी कदर हर मामले में उसे घसीट लेता। इस वक्त भी फारान और अबूजर का शॉपिंग का मूड था। उसके नाना करने के बावजूद वो दोनों उसे अपने हमरा घसीट लाए थे। ये हुडी ठीक लग रही है। वो जो फारान की जैकेट देख रही थी, अपने पीछे से आती अबूजर की आवाज पर बुरी तरह चौंकी। वो उसके लिए कब से इतनी अहम हो गई थी कि वो अपनी शॉपिंग उससे पूछकर करने लगा था। मगर वो ये भूल गई थी कि पिछले एक माह से वो उसे कदम कदम पर चौंका रहा था। वो वही पुराना अबूजर बन रहा था जो कभी हर मामले में उसे जरूर शामिल करता था, मगर वो अब उसके इस रूप की आदी नहीं रही थी। वो तो उसकी तल्ख आवाज, तंज भरे तीरों को सहने और बर्दाश्त करने वाली सफा बन गई थी। तो फिर ये हैरत सद हैरत क्यों ना होती? आपको बेहतर पता होगा। हल्का सा उसकी जानिब मुड़ते वो उसे अपनी तरफ से सफाचट जवाब देकर मुड़ चुकी थी। बीवी को भी शौहर की चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद से वाकिफ होना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आज तुमने ये जो पर्पल का शेड पहन रखा है, मैं जानता हूँ कि ये कलर इस ईयर का फेमस फीमेल कलर है। उसकी बात पर वो हैरत भरी नजरों से अपने कार्डिगन को देखने लगी, जो निहायत जल्दी में उसे पहना था। लड़कियों के बारे में शुरू से आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है, मगर आपको ये सुनकर अफसोस होगा कि मैंने बगैर देखे जो गार्डन हाथ लगा उठा लिया था। उसकी बात पर मुतासिर होने के बजाय वो साफ गोई से बोली। अबूजर उसके टस से मस ना होने पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसके पीछे से निकलकर अब की बार वो उसके सामने आया। क्या जरूरी है कि हम यूं लड़ भड़ कर जिंदगी गुजार दें? मियाँ बीवी ना सही, क्या हम फिर से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? अपने मखसूस नरम लहजे में वो उसे एक नई ऑफर कर रहा था। फारान को जैकेट चेक करने के लिए सफा ने ट्रायल रूम में भेजा। क्या ये जरूरी है कि हम कोई रिश्ता अपने दरमियान बरकरार ही रखें? क्या अजनबी बनकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती? आप क्यों यकीन नहीं कर लेते कि अब मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी? वो बेचारगी से बोली। उसे खुद से डर था, कहीं कोई रिश्ता बनाकर उसकी एक तरफा मोहब्बत का राज आश्कार ना हो जाए और वो फिर से उसे धुतकार ना दे। वो खुद की नफी बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपनी मोहब्बत की तज़लील नहीं। तुम्हें किस बात का डर है? न जाने क्यों वो उसकी आंखों के राज से दिल का राज जानना चाहता था। इस बात पर बात करते वो पिछले एक माह से कतरा रही थी। वो जब ये बात छेड़ता वो करने कतरा जाती। उसकी आंखों में छुपा खौफ वो आसानी से बढ़ सकता था, मगर वो इतना बुरा भी नहीं था कि उसके साथ कोई ताल्लुक ना मनाया जाता। तो फिर उसे किस बात का डर था? अबूजर समझने से कासिर था। क्यों आ गए आप यहाँ? आखिर जिद होकर वो उसकी सवालिया कुछ खोजती नजरों से नजरें फेरती ट्रायल रूम से बाहर आते फारान के जाने मुतवज्जा हुई। अबूजर ने एक गहरी सांस भरी। Take me out tonight. Take me anywhere. I don't care. I don't care. And in the darkened underpass, I thought of, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me, and I just couldn't ask. मुझे नहीं पता, आप किसी भी तरह उन्हें वापस बुलाएं। वो जो उसके कमरे में उसे कॉफी देने जा रहा था, इससे पहले कि दरवाजे पर दस्तक देता, अंदर से आती उसकी झंझलाती आवाज पर उसका हाथ हवा में ही मौल्लक रह गया। वो मुझे दिन ब दिन इरिटेट कर रहे हैं। मैं कभी भी उन्हें मालूम नहीं होने देना चाहती कि मैं उनके लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ। वो ऐसे शख्स ही नहीं जो किसी की मोहब्बत की कदर कर सके। वो क्या कह रही थी? वो
कौन सी फीलिंग्स की बात कर रही थी और वो किससे ये सब कह रही थी। खबरदार, अगर आपने उन्हें भनक भी लगने दी कि मैं उनके और अपने दरमियान रिश्ते से तभी से वाकिफ हूँ जब पहली बार आप लोगों ने उन्हें आगाह किया था। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी कि अगर आपने उन्हें ये सब बताया। मुझे अपनी मोहब्बत की नाकदरी कभी मंजूर नहीं। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, बस इतना काफ़ी है। मैंने तो तब भी उनके ना मिलने पर अपनी किस्मत से शिकवा नहीं किया था, तो अब भी कभी की शिकवा नहीं करूँगी कि वो मेरे होकर भी मेरे नहीं। अबूजर को लगा वो तूफान की जद में आ गया हो जैसे। तो क्या सफा जानती थी कि उसके माँ बाप ने उसे बचपन से इसके लिए पसंद कर रखा था? वो तो इस बात पर मुतमईन था कि वो इस राज से कभी वाकिफ ही नहीं हो सकी। न सिर्फ वो जानती थी बल्कि वो उससे मोहब्बत में भी मुब्तला थी। वो मजीद वहां ठहर नहीं सका। वो वाकई नाकदरा था और अब वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका था। वो इस बात से भी वाकिफ हो गया था कि वो किससे ये सब कह रही होगी। आलम साहब के अलावा कोई उसके इतने नजदीक नहीं था कि वो खुलकर उनसे ये सब बातें करती। अगर वो उससे मोहब्बत करती थी तो फिर अपनी दोस्त के भाई के साथ शादी पर इतनी बजिद क्यों थी? ढेरों सवाल सर उठा रहे थे, मगर अभी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसके रूबरू जाकर कोई सवाल करता। वो था ही कौन उससे सवाल करने वाला? गुंजाइश अगर सफा ने नहीं छोड़ी थी तो उसने हर मुकाम पर उसे नीचे तक खाया था। कुछ दिन दोनों जाने बेहद खामोशी रही। सफा भी शायद उसकी बार बार अपनी जानिब मुतवज्जह होने की आदी हो चुकी थी। उसकी अचानक खामोशी को उसने भी बुरी तरह महसूस किया था। चंद दिन और उनके दरमियान खामोशी से सिलक गई। इस शाम वो इंस्टीट्यूट से वापस आई तो सर बेहद भारी हो रहा था। वो यही समझी कि रात भर जागकर प्रेजेंटेशन की तैयारी की वजह से महसूस हो रहा है। नींद पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। जिस वक्त वो वापस आई, फारान और अबूजर लंच कर रहे थे। आ जाओ सफा, लंच कर लो, फिर रेस्ट कर लेना। बहुत दिनों बाद उसने सफा को मुखातिब किया था, मगर अंदाज दोस्ताना ही था। नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी। वो सहूलियत से इनकार करती अपनी और फारान के कमरे की जानिब बढ़ गई। अंदाज सरसरी ही था। अबूजर ने भी इसरार नहीं किया। उसे सोए जब मुसलसल 4 घंटे गुजर गए तब अबूजर को तशवीश लाहक हुई। फारी, जाकर देखो अनिया उठी हैं कि नहीं, चाय या कॉफी पी लें। कार्टून देखते फारान को मुखातिब करते वो कॉफी की तैयारी शुरू कर चुका था। साथ में उसके लिए सैंडविचेस भी बना रहा था। पापा, अनिया तो उठी नहीं। फारान बाहर आकर फिक्रमंद लहजे में बोला। क्या हुआ है? वो भी परेशान होता कप्स को काउंटर पर रखकर कमरे की जाने बढ़ा जहां वो बेइज्जत पड़ी हुई थी। सफा, 1-2 बार उसे जोर से पुकारा, मगर वो टस से मस न हुई। आखिर हाथ बढ़ाकर उसकी गर्म तपती पेशानी को छुआ। इसी तो टेम्परेचर है। हाथ लगाने पर उसे अंदाजा हुआ कि वो तो आग की तरह तप रही थी। आप जरा चेक करो, ओवन का टाइमर ऑफ हो गया है तो आराम से सैंडविच वाली प्लेट बाहर निकालो। मैं तब तक आपकी अनिया को चेक करता हूँ। फौरन से उसके ऊपर से कंफर्टर उतारा ताकि हवा उसके जिस्म को छुए और टेम्परेचर नॉर्मल हो। सफा, उसके करीब बैठते उसके चेहरे को थपथपाते आवाजें दी। पानी। चंद एक बार उसके चेहरे पर हाथ मारने का नतीजा ये निकला कि वो चंद लम्हों के लिए होश में आई। फौरन से पहले साइड टेबल पर रखे जग से पानी ग्लास में उंडेल कर उसे अपने बाजू के सहारे बिठाया। मुंह के करीब ले जाकर चंद कतरे उसे पिलाए। क्या हो गया यार, होश करो थोड़ा सा। वो उसकी हालत पर घबरा गया था। इमरजेंसी नंबर मिलाकर एम्बुलेंस बुलवाई। वो तो बेसुध थी। घर पर कोई भी ट्रीटमेंट देने से बेहतर उसे यही समझा कि इमरजेंसी कॉल कर दे। कुछ ही देर में फारान के साथ वो भी हॉस्पिटल में मौजूद था। चंद लम्हों बाद डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आया। शायद स्ट्रेस लेने और जागने की वजह से इन्हें फीवर हो गया है। परेशानी की बात नहीं, आप सही टाइम पर इन्हें ले आए क्योंकि फीवर बहुत हाई था। घर पर मामूली ट्रीटमेंट से ठीक ना होता। कुछ देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। शी इज बेटर नाउ। डॉक्टर की बात पर उसने सुख का सांस लिया। वो तो हकीकत में डर ही गया था उसकी हालत देखकर। शाइस्ता को भी उसने फिलहाल बताना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे ही वो परेशान हो जाती। रूम में शिफ्ट होते भी वो काफी देर दवाओं के सीरियस सर सोई रही। हाँ भाई पार्टनर, चलकर कुछ खा लेते हैं।
انیا کے پاس تو بھی نرسز ہیں۔ فاران بھی اس کی حالت پر گھبرا گیا تھا، کبھی اپنی انیا کو یوں بیمار حالت میں جو نہیں دیکھا تھا۔ ابوذر اسے لیے کیفیٹیریا آ گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس کا دھیان بٹایا۔ اس کا فیوریٹ برگر کھلا کر کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس اس کے کمرے میں آ چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی نرسز گئی تھیں۔ وہ خود کو یوں ہاسپٹل میں پا کر شدید درد تھی۔ انیا کیسی ہیں آپ؟ اندر داخل ہوتے ہی فاران کی نظر جاگتی ہوئی انیا پر پڑی تو دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، محبت سے ایک ہاتھ سے اسے سہارا دے کر اپنے بیڈ پر بٹھا کر ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگایا۔ دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ ڈرانے کا اچھا طریقہ ہے۔ ابوذر بھی اس کے بیڈ کے قریب کھڑا شکوہ کنار نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ نہ جانے آج نظروں میں الگ ہی احساس ہلکورے لے رہا تھا، یا پھر صفا کو محسوس ہوا تھا۔ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی بولتی نظر سے نظر چرا کر وہ بولی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اتنی آوازیں دی، آپ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، پھر پاپا نے آپ کو چیک کیا، آپ کو اتنا فیور کیوں ہو گیا تھا؟ ان دونوں کے جذبات سے انجان فاران اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے اطلاع دے رہا تھا۔ اس کے چیک کرنے والی بات پر یکدم صفا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس کی قربت برداشت کر چکی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے اسے ہاسپٹل پہنچایا ہوگا، اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ میں یہاں تک کیسے آئی تھی؟ یکدم جھجک کر بولی۔ ابھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ انسان میں بٹنز لگے ہوں اور وہ دبانے پر اڑ کر کہیں بھی پہنچ جائے۔ اس کی گھما پھرا کر کرنے والی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ خیر، اب کیسی طبیعت ہے؟ اسے شرم سے لال ہوتے دیکھ کر وہ اگنور کرتا اس کے سرہانے کے قریب آتے ہاتھ بڑھا کر اس کا ماتھا چھو کر چیک کرنے لگا۔ ہاتھ میں ڈرپ نہ ہوتی تو یقیناً وہ اسے ایسے جرأت نہ کرنے دیتی۔ ٹھیک ہوں میں، خود پر شدید غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اتنی ساری چیزوں کا اسٹریس لینے کی؟ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ اس کی نقاہت سے زرد پڑتے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لیا۔ کچھ دیر میں نرس ڈرپ اتار کر اسے سوپ پینے کا حکم دے کر چلتی بنی۔ فاران وہیں اٹینڈنس کے لگے بیڈ پر سو چکا تھا۔ تھوڑا سا سوپ باؤل میں نکال کر ٹیبل اس کے بیڈ کے قریب کی۔ وہ جو دونوں ہاتھ دائیں بائیں اٹھنے کی تگودو میں مصروف تھی، ابوذر کا اپنے قریب آنا نوٹ نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ابوذر کا ایک بازو اس کی پشت پر ہوتا کمر کے گرد گھیرا ڈال چکا تھا۔ اس کے لمس کے احساس پر وہ بری طرح چونکی۔ بیمار ہو، کچھ دن خدمتیں کروا لو گی تو تمہاری اس ناک کو کچھ نہیں ہوگا، جس پر ہر وقت نہ صرف غصہ رہتا ہے بلکہ تمہیں وہ کسی اور کی شرمندگی اور پشیمانی کو دیکھنے بھی نہیں دیتی۔ مزے سے اسے تھوڑا سا اوپر کھسکا کر تکیے سے ٹیک لگوا کر ان کے سہارے بٹھایا، پھر ٹیبل کو آگے کر کے اس کے دونوں جانب خود کھڑے ہو کر سوپ کا چمچ بھر کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ میں خود کھا لوں گی، وہ جھجک کر پیچھے ہوئی۔ منہ نہیں کھولا تو تمہارے سر پر ڈال دوں گا۔ اس کی جھجک کا اس پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بدقت منہ کھول کر چمچ منہ میں ڈالی۔ میں اپنی زندگی کی ڈگر صحیح کرنے کی ایک معمولی سی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ صاف سیدھے لہجے میں اسے اپنے اندر کے حال سے واقف کر رہا تھا۔ مجھے اسی لیے مسئلہ ہے کہ اس سب میں آپ مجھے بار بار گھسیٹ رہے ہیں۔ ناراضگی سے اسے دیکھتی اس کے ہاتھ سے سوپ بھی پی رہی تھی۔ کیونکہ تم میری زندگی کا حصہ ہو تو تمہیں بھی اس سب میں گھسیٹوں گا۔ تمہارے بغیر کچھ صحیح ہو بھی نہیں سکتا۔ ابھی تک نظر اٹھا کر اس کے بیزار چہرے پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ جس انہماک سے وہ اسے سوپ پلا رہا تھا، اسی انہماک سے اسے جواب بھی دے رہا تھا۔ مگر مجھے اس سب کا حصہ نہیں بننا۔ آپ کسی اور سے شادی کر لیں۔ اب کی بار اس کی فرمائش نے اسے نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ خشمگین نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں دنیا میں شادیاں کرنے کے لیے نہیں آیا، اسے ٹیکا سا جواب دیا۔ مگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں، یہ نارمل لائف نہیں ہے جس کے لیے تائی جان نے آپ کی شادی کی تھی۔ وہ اسے الٹا سمجھانے لگی۔ مگر مجھے اسے تمہارے ساتھ ہی نارمل بنانا ہے۔ آخری چمچ اسے کھلاتے ٹیبل سائڈ پر کرتے وہ اسی کی بیڈ پر بائیں جانب ٹک گیا۔ پتہ ہے صفا، تم نے بالکل صحیح کہا تھا، میں ایک ناقدر انسان ہوں۔ شاید زائنہ کو بھی میں نے ہی نہیں سمجھا، اور شاید اب تمہیں بھی میں ہی نہیں سمجھ پا رہا۔ مجھے لوگوں کو سمجھنا نہیں آتا،
और इसी में मैं गलतियों पर गलतियां करता चला गया। इसी जोम में रहा कि मैं ठीक हूँ, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते। जायना से यही शिकवा रहा कि वो क्यों पैसे को अहमियत देती है, जबकि मैं खुद वही कर रहा था, पैसे के पीछे भाग रहा था। उसे समेटने के चक्कर में मैंने उसके एहसासात को कभी जाना ही नहीं। शायद तब उसे बिठाकर समझ लेता, कुछ समझौता कर लेता, तो कम से कम उसकी यूं जानना चाहती। पहली बार वो यूं किसी पर खुला था। पहली बार वो किसी से जायना के चले जाने के बाद उसकी यूं बात कर रहा था। सर झुकाए वो एहसास निदामत का शिकार था। शायद सफा को उस लम्हे उस पर तरस भी आया। मैं अपनी ही ख्वाहिशात की तकमील में न कभी अम्मी की ख्वाहिश देख पाया, न अब्बू की और न जायना की। सर उठाकर लम्हे भर को उसकी जानिब देखा, मगर आंखों में मौजूद तकलीफ इस लम्हे सफा को और भी तकलीफ से कर गई। अम्मी और अब्बू की ख्वाहिश तुम थी। खुद का मुहासबा करने के बाद समझ में आया कि मेरी ख्वाहिश तो तब भी जायना नहीं थी, मेरी जिद जायना थी। तुम सही कहती हो, मैं लोगों को चीज़ों की तरह अपनी जिद बना लेता हूँ और मोहब्बतें जिद से हासिल नहीं की जाती। उन दोनों की ख्वाहिश की जिद जायना थी, मुझे शायद बाकी उससे मोहब्बत नहीं थी। बस मुझे उस लम्हे तुम्हारे मुकाबले में वही बेहतर ऑप्शन नजर आई, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत आपको ऑप्शंस नहीं देती, ना ही वो आपके ऑप्शंस पर चलती है। शायद इसीलिए मैंने जायना को खो दिया। मेरी किस्मत तुम ही थी, मगर ये हकीकत मैं समझ ही नहीं सका। हम तकलीफें इसीलिए उठाते हैं कि हम किस्मत के लिखे को मानते नहीं, जिद करते हैं, अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं क्यों सबको मानूं। ये नहीं सोचते कि किस्मत से लड़ना खुद से जंग लड़ने के बराबर है। मानना तो हमें फिर उसी का है, पहले ही मान जाए। हाँ, तकदीर बदली जा सकती है, किस्मत नहीं। और तुम ही मेरी किस्मत थी और हो। बस ये समझने में मुझे देर लगी और इसी में बहुत कुछ गलत हो गया, मगर मैं अब मजीद कुछ गलत करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो तो जैसे आज उसे अपना फैसला सुनाने बैठा था, मगर मैं बार बार धुतकारे जाने की तकलीफ नहीं सह सकती। उसकी बातों के जवाब में वो बमुश्किल इतना ही कह सकी। मैंने कहा ना, मैं अब गलती नहीं दोहराना चाहता। वो अपनी बात पर जोर देकर बोला। इसका तो यही मतलब हुआ कि अब की बार आप मुझे अपनी किस्मत की मजबूरी समझकर कबूल कर रहे हैं। वो इस सहजाया मुस्कुराई, एक ताज्जुब भरी नजर उठाकर उसे देखा। उसकी बात पर वो मुस्कुराए बगैर ना रह सका। हाथ बढ़ाकर उसका नाजुक हाथ गिरफ्त में लिया। नजरें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। अगर मजबूरी इतनी खूबसूरत हो तो सहने में कोई हर्ज भी नहीं। अपनी बात के जवाब में उसका शोख और शरीर जमना सुनकर वो धक से रह गई। उसकी मजबूत गिरफ्त में मौजूद हाथ कपकपाया। आप मुझे यूं नर्वस नहीं कर सकते। खफ की भरी नजर उसकी पुरशौक नजरों से टकराई। मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, शायद तुम भूल गई हो। हौले से हाथ खींच कर जैसे उसे अपनी हैसियत पावर करवाई। वो जो हाथ खींचने की दर पे थी, उसकी अगली बेसाख्ता हरकत पर शद्दत रह गई। सफा की हर मुज़ाहमत बेकार साबित हुई। तुम जितना वक्त मांगोगी मैं दूंगा, मगर तुमसे और तुम्हारे साथ जुड़े इस रिश्ते से अब मैं लाताल्लुक नहीं हो सकता। उसके करीब खिसकते उसका नकाहत ज़दा वजूद अपनी मजबूत बाजों में समाया। मोहब्बत यूं भी मिल जाती है, बगैर तको के सब्र करके। सफा को इसका अंदाजा इस लम्हे हुआ। उसने कभी इस मोहब्बत को आश्कार नहीं किया था। उसके साथ रिश्ता जुड़ने पर भी अपनी मोहब्बत को उसके कदमों में नहीं रोंदा था। शायद कुदरत को उसका यही सब्र भाग गया था। जिस मोहब्बत की उसने कदर की थी, उस मोहब्बत ने भी उसका मान रखा था। 3 माह बाद फारी के दिमाग में ये बात आपने डाली है। जैसे ही वो रात ऑफिस से घर आया, वो तो जैसे भरी बैठी थी। अरे ना सलाम ना दुआ, आते ही बमबारी शुरू। अब क्या कर दिया मेरे मासूम बेटे ने। हॉस्पिटल की उस रात के बाद दोनों ने अपनी जिंदगियों को सहल करने का इरादा कर ही लिया था। सफा का कोर्स खत्म होते ही वो तीनों वापस पाकिस्तान आ गए थे। सफा ने अगर उसे अभी तक शौहर की हैसियत नहीं दी थी, तो उसने भी जोर नहीं दिया था। उसके लिए यही बहुत था कि उनके माबैन ताल्लुकात अब बेहतर हो गए थे।
वो मियाँ बीवी की हैसियत से नहीं भी रहते थे तो दोस्त की हैसियत से रहने लगे थे। मगर इस सब में अब अबू ज़र अपने एहसासात को उस पर आश्कार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। जिद और बदगुमानी के बादल छटे थे तो मोहब्बत नजर आने लगी थी, मगर सफा अभी भी उसकी जानिब कदम बढ़ाने से हिचकिचा रही थी। आप जो पट्टियां उसे पढ़ाते हैं ना, वो मासूम हरगिज नहीं रहा। उसकी चीजें बेड पर रखते वो मुसलसल तीखी नजरों से उसे देख रही थी। जब से तकी भाई की बेटी हुई है उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, और ये आपने ही उसे कहा होगा। वो बेचारा जो हर बात से अनजान था, इस लम्हे उसे शर्म से लाल पड़ते चेहरे को देखते हर इल्जाम खुद पर लेने को तैयार था। ऐसा भी क्या तंग कर दिया उसने तुम्हें? कुछ बात तो उसके पल्ले पड़ ही गई थी। उनकी बेटी को देखकर फारान बहुत एक्साइटेड हुआ था और अब उसकी मासूम फरमाइश का उसे किसी हद तक अंदाजा हो गया था, जो सफा को तपाने का बाइस बनी थी। क्यों आपने उसके दिमाग में ये बात डाली है? दोनों हाथ कमर पर बांधे वो उससे लड़ने को तैयार थी। क्या डाल दिया ऐसा मैंने? सब समझने के बावजूद वो उसके मुंह से सुनने का मुतमन्नी था। बेख्तियार हाथ बढ़ाकर उसकी कमर के गिर्द बाजू बढ़ाते उसे खुद के करीब किया। ऐसी छोटी मोटी जसारतें वो कर लेता था, मगर फिर कई घंटे सफा का मुंह फूला रहता था, जिस पर उसे और भी प्यार आता था। आपने ही कहा है ना कि मेरे पीछे लग जाए और कहे कि उसकी अपनी ऐसी फेरी कब आएगी। वो अपनी ही परेशानी में उसका खुद को करीब करना नोट नहीं कर पाई। घबराते बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। उसकी बात सुनकर वो अपना बेख्तियार कहकर रोक नहीं पाया। भाई देख लो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो अब तक सब्र कर रहा हूँ। अब अगर मेरे बेटे को जल्दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो हर इल्जाम उससे हटाते बोला। इतने ही आप साबिर यकदम अपनी पोजीशन का एहसास होते उसके बाजों का हसार तोड़ना चाहा। वैसे तो तुम कहती हो फारी की अन्या उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। ये तो बहुत बेजरर सी ख्वाहिश है, क्या तुम पूरी नहीं कर सकती? निचला होठ दबाए वो और भी शरीर लहजे में बोला, झुककर उसके लाल भभूका चेहरे को नरमी से छुआ। दिमाग खराब हो गया दोनों का। इससे पहले कि वो मजीद शरीर होता, वो उसका हसार तोड़कर पीछे हटी। अपने धक धक करते दिल को बमुश्किल संभाला, जो वैसे भी उससे बेवफाई करना शुरू हो चुका था। आप चेंज करें, मैं खाना ला रही हूँ। रुख मोड़े खुद को संभालती कमरे से बाहर निकलने लगी। 1 साल बाद मेरी फेरी कब आएगी? हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अबू ज़र ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया। आप दुआ करो मामा और फेरी दोनों जल्दी आ जाएं। दिल लगे थे उन्हें इस नई हैसियत को कबूल करने में, मगर अबू ज़र की साबित कदमी ने आखिर अपना आप मनवा लिया था। सफा ने उसकी हैसियत कबूल कर ही ली थी और इस वक्त उनकी मोहब्बत की शक्ल दुनिया में आने को बेताब थी। जब सफा ने फारान की माँ बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तो उसको वो हैसियत उसकी जिंदगी में मिलनी ही चाहिए थी। अबू ज़र के कहने पर अब वो उसे अनिया की बजाय मामा कहने लगा था। दोनों इस वक्त लेबर रूम के बाहर खड़े अपनी अपनी फेरी का इंतजार कर रहे थे। वो सफा की खैरियत के लिए दुआ गो था और फारान अपनी बहन के लिए। चंद ही लम्हों में डॉक्टर कमल में लिपटी प्यारी सी बच्ची को लेकर उनके करीब आई। मुबारक हो, आपकी वाइफ भी ठीक है और आपकी बेटी भी। फारान को नीचे उतार कर उसने बेख्तियार बेटी को थामा। आलम साहब, फरहाद साहब और घर के बहुत से अफराद भी वहीं मौजूद थे। एक मेले का सा समा था। सफा को कब तक शिफ्ट कर देंगे रूम में? अपनी रहमत को आलम साहब को पकड़ाते वो फिक्रमंद लहजे में बोला। बस कुछ ही देर में। डॉक्टर उन सब की खुशी देखकर मुस्कुरा कर कहती वापस अंदर चली गई। कुछ ही देर में सभी सफा के रूम में उसके गिर्द जमा थे। थैंक यू। सबसे नजर बचाकर वो उसके करीब आया। आपका शुक्रिया, आपने खुद को बदला। सफा ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा, जिसने आज तक उसे ये नहीं मालूम होने दिया था कि वो उसकी यकतरफा मोहब्बत से बहुत अरसे पहले वाकिफ हो चुका था। उसे वाकई रिश्तों की कदर हो गई थी। और इस सब में अगर तुम ना होती तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक अच्छा साथी जिंदगी को कैसे खूबसूरत बना देता है, ये तुमने मुझे सिखाया है। जिससे रिश्ते नहीं बनते ना चलते हैं। मोहब्बत, दरगुजर और एक दूसरे को समझना रिश्तों का असल हासिल है। उसका हाथ थाम कर एक खूबसूरत सी अंगूठी उसके हाथों की जीनत बनाते वो मुतशक्किर था।
उससे बढ़कर सफ़ा को और कुछ चाहिए भी नहीं था। जी फ्रेंड्स, ये नॉवल इख्तिताम पसीर हुआ। आप बताएं आपको ये नॉवल कैसा लगा। अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नए नॉवल के साथ हाजिर